गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान एक्सप्रेस। ये है इंग्लिश सीखने का सबसे सरल प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें जो इंडेफिनिट शब्द आया है उसका अर्थ होता है अनिश्चित। अनिश्चित क्यों होता है? क्योंकि इसमें कार्य के शुरू होने और समाप्त होने का समय अनिश्चित होता है। जैसे सचिन क्रिकेट खेलता है। सचिन क्रिकेट कब खेलता है यह निश्चित नहीं है, इसलिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान: जिन क्रिया शब्दों के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आए वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे रवि पुस्तक पढ़ता है, सीमा खाना पकाती है, महिमा कमरे में सोती है इत्यादि। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शब्द के अंत में ता शब्द आया हुआ है। जैसे पढ़ता है, पकाती है, सोती है, इसलिए ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं। रूल 1: एक वचनकर्ता के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ा जाता है। जब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो अनुवाद करते समय हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। स्ट्रक्चर 1 आप लोग देखिए। सब्जेक्ट, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है प्लस V5, उसके बाद V5 लिखना होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना होता है। आप लोग ध्यान दीजिए V5 क्या होता है। जैसे V1 गो, V2 है वेंट, V3 है गॉन, V4 है गोइंग और V5 है गोज। अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम यस या ईएस जोड़ देते हैं तो उसे ही V5 कहा जाता है। जैसे सचिन क्रिकेट खेलता है, इसका ट्रांसलेशन होगा सचिन प्लेज क्रिकेट। सचिन यहाँ सब्जेक्ट है, प्लेज V5 है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल, महिमा खाना पकाती है। इसमें महिमा शब्द सब्जेक्ट है, खाना ऑब्जेक्ट है, पकाती है ये वर्ब है। महिमा कुक्स फूड। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो महिमा शब्द है ये सब्जेक्ट है और कुक्स जो लिखा गया है ये V5 है, फूड ऑब्जेक्ट है। रूल 2: जब कर्ता बहुवचन हो तो अनुवाद करते समय वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर 2: सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वे फल तोड़ते हैं। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वे ये बहुवचन है। वर्ब के अंत में यानी क्रिया के अंत में ते शब्द आया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब अनुवाद करेंगे। दे प्लक फ्रूट, वे फल तोड़ते हैं। सब्जेक्ट हमारा दे है, बहुवचन का है, इसलिए V1 का प्रयोग किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। जब वाक्य नकारात्मक हो तो अनुवाद करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स अनुवाद करते समय हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग डू या डज का प्रयोग करेंगे, इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर V1 का प्रयोग करके
ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। वे फल नहीं तोड़ते हैं। तो जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं और हिंदी में लिखे रहते हैं उसमें प्रायः नहीं शब्द मिलता है। तो इसमें भी लिखा गया है। इसका अनुवाद होगा दे डू नॉट प्लक फ्रूट। दूसरा उदाहरण है सीमा खाना नहीं पकाती है। अब टेंस की पहचान करेंगे तो हो जाएगा ती है। ती है शब्द मिला, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अनुवाद होगा सीमा डज नॉट कुक फूड। ये नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये दो प्रकार के होते हैं। पहला यस या नो टाइप, मीन्स जिन प्रश्नों का उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं उन्हें यस या नो टाइप सेंटेंस कहते हैं और इनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। दूसरा है WS टाइप सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस। जिन वाक्यों की शुरुआत किसी WH वर्ड से हो उसे WS टाइप सेंटेंस कहा जाता है। जैसे डू यू रीड फ्रेंच। अब इसमें देखिए डू से स्टार्ट हुआ है, डू एक हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये यस या नो टाइप सेंटेंस है। दूसरा हु टीचर्स यू इंग्लिश। इसकी शुरुआत WH वर्ड अर्थात हु से हुई है, इसलिए यह WS टाइप सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर डू ऑब्लिक टच प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब हम ट्रांसलेशन करेंगे और कोई भी वाक्य किसी प्रश्न सूचक शब्द से प्रारंभ हो तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करना होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम पत्र लिखते हो? यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका अनुवाद होगा डू यू राइट अ लेटर। डू हेल्पिंग वर्ब, देखिए जैसे डू या डज स्ट्रक्चर में बताया गया है। उसके बाद में सब्जेक्ट, इस वाक्य का सब्जेक्ट है यू। राइट इसमें V1 है, अ लेटर ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल, क्या मोर नाचता है? डज पीकॉक डांस। पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल था, इसलिए डू लगा है, और दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे डज का प्रयोग किया गया है। तीसरा एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, इसमें क्या है? किसान खेत क्यों जोतता है? इसमें प्रश्नसूचक शब्द बीच में आया है। जब भी प्रश्नसूचक शब्द बीच में आया हो तो सबसे पहले अनुवाद करते समय हम उसी प्रश्नसूचक शब्द को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर है क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी होगी व्हाई। सबसे पहले लिख दिए व्हाई। अब जो स्ट्रक्चर ऊपर लिखा गया है वही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी लागू होगा। सबसे पहले सहायक क्रिया डज, व्हाई के बाद सहायक क्रिया डज, डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? फार्मर, फार्मर ये सिंगुलर है, इसलिए डज का प्रयोग। अब V1 हमारा क्या हो जाएगा? जोतता है के लिए शब्द होता है प्लाउ, तो प्लाउ V1 है, और अंत में ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट क्या है? द फील्ड और क्वेश्चन मार्क। इसका अनुवाद हो गया व्हाई डज द फार्मर प्लाउ द फील्ड। इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस, ये हमारा अंतिम सेंटेंस है। इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मीन्स जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव होगा उसमें
हिंदी वाले वाक्य में नहीं शब्द आया रहेगा और प्रश्न भी पूछा जाएगा तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस होगा। अनुवाद करते समय सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न सूचक भी है और इसमें नहीं शब्द आया है, इसलिए यह नेगेटिव सेंटेंस भी है। अनुवाद करते हैं इसका। जो इसका सब्जेक्ट है बच्चे, ये प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, डू चिल्ड्रन नॉट प्ले इन द फील्ड। अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल, क्या राजीव टीवी नहीं देखता है। राजीव हमारा सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज। ट्रांसलेशन होगा, डज राजीव नॉट वॉच टीवी।